बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ हर एक स्टूडेंट ठीक ठाक होगा। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट नंबर 6 स्किन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके जो स्किन मैनेजमेंट स्पेशली जब हम प्रेशर अल्सर को पढ़ते हैं या डिक्यूबिटिस अल्सर को पढ़ते हैं तो इस पर इसके मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं और ये स्टेजेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है MCQs के लिहाज से, जैसे कि हमें पहले को देखने को आया है पास्ट पेपर में। तो अभी हम स्लाइड को पढ़ने जा रहे हैं KMU के स्पेसिफिक स्लाइड जो हमारे नर्सिंग के पेपर भी उससे बनते हैं। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद MCQs एंड डायग्राम। ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? डिफाइन डिक्यूबिटिक अल्सर यानी कि बेड सोर, हम इसको डिफाइन करने वाले हैं। लिस्ट काज ऑफ डिक्यूबिटिक अल्सर, डिक्यूबिटिक अल्सर के काजेस क्या होते हैं, मतलब किसकी वजह से डिक्यूबिटिक अल्सर प्रोड्यूस होता है। अप्लाइंग नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रिवेंट द डिक्यूबिटिक अल्सर, नर्सिंग इंटरवेंशन नर्सिंग क्या कर सकते हैं जो प्रिवेंट करे डिक्यूबिटिक अल्सर को, इस नासूर या ज़ख़म को, वॉन्ड को। आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर ऑफ द बेड सोर, हम जो बेड सोर है यानी कि जो डिक्यूबिटिक अल्सर है या प्रेशर अल्सर है, इस रिस्क फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसको डिटेल में स्टार्ट करते हैं। प्रेशर अल्सर कैसे कहते हैं? इज़ अ वॉन्ड विद लोकलाइज्ड एरिया ऑफ द टिश्यू नेक्रोसिस, ये ज़ख़म की तरह है। ये एक ज़ख़म होता है जो स्पेसिफिक एरिया पर हो सकता है और इसमें क्या होता है, टिश्यू का नेक्रोसिस होना। नेक्रोसिस मतलब टिश्यू का डेथ होना। टिश्यू में जब सेल डेथ होना शुरू हो जाए तो ये प्रेशर अल्सर या वॉन्ड प्रोड्यूस करता है। इट इज़ आल्सो नॉन एज, इसके स्पेसिफिक नेम होते हैं जैसे कि प्रेशर सोर, बेड सोर, डिक्यूबिटिस अल्सर और डिजॉर्शन सोर। यानी कि हमने अभी जो ऑब्जेक्टिव में पढ़ा डिक्यूबिटिस अल्सर, इसको हम प्रेशर अल्सर भी कहते हैं, प्रेशर सोर भी कहते हैं, बेड सोर भी कहते हैं। डिक्यूबिटिस अल्सर कैसे कहते हैं? अल्सर मीन ज़ख़म, नासूर, ज़ख़म, तकलीफ दा। और डिक्यूबिटिस कैसे कहते हैं? जो जब लाइंग डाउन यानी कि जब आप लेटे होते हैं उसकी वजह से अल्सर प्रोड्यूस होता है। तो ये इसकी वजह से जो अल्सर प्रोड्यूस होता है, ज़ख़म प्रोड्यूस होता है, तो इसको हम डिक्यूबिटिस अल्सर कहते हैं। और इसके मुख्तलिफ नाम हैं। प्रेशर सोर, प्रेशर की वजह से प्रोड्यूस होता है। डिजॉर्शन सोर, जब आपका स्किन रगड़ जाए, प्रेशर प्रोड्यूस हो जाए स्किन पर, उसकी वजह से भी अल्सर प्रोड्यूस होता है। तो ये मुख्तलिफ नाम है प्रेशर अल्सर के। डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द अल्सर, प्रेशर अल्सर में बी इन एक्यूट वॉन्ड और क्रॉनिक वॉन्ड। बिल्कुल, ये डिप अल्सर जो होता है ज़ख़म, ये डिप पर डिपेंड करता है कि ये स्किन में कितना डिप्ट है ये अल्सर। और ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी। एक्यूट मतलब जो 2 हफ्ते तक, और क्रॉनिक महीनों सालों तक हो सकता है। द अंडरलाइनिंग काज प्रेशर, बिल्कुल प्रेशर की वजह से, बिल्कुल प्रेशर इसका मेन काज है। Most pressure ulcer develop when soft tissue is compressed between a bony prominences and external surface for a prolonged period of time। जब ज़्यादा अरसे के लिए एक ख़ास स्किन, बोन और एक्सटर्नल सर्फिस के दरमियान एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से जो स्किन पर जो प्रेशर आता है वो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए जब होता है, तो ये मोस्ट प्रेशर अल्सर इसी की वजह से होता है। यानी कि जो बोन होता है और एक्सटर्नल प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं, इसके दरमियान जो सॉफ्ट टिश्यू आते हैं, तो इसकी वजह से जो ज़ख़म बनता है, तो ये मोस्ट प्रेशर अल्सर इसी की वजह से होते हैं। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह। 2 मैकेनिज़्म कंट्रीब्यूटेड टू द प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट, 2 मैकेनिज़्म ऐसे हैं जो प्रेशर अल्सर को डेवलप करते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर, नाम से ज़ाहिर होता है, जब ब्लड वेसल पर एक्सटर्नल प्रेशर दबाव आ जाए तो इसकी वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन आगे सॉफ्ट टिश्यू तक नहीं पहुंच जाते, जिसकी वजह से टिश्यू का डैमेज होना शुरू हो जाता है। और दूसरा फ्रिक्शन एंड शेयरिंग। फ्रिक्शन कैसे कहते हैं? फ्रिक्शन जब हमारे जो हमारे स्किन को पैरेलल पोर्स लग जाए, हमारे स्किन को पैरेलल शक्ल में, यानी कि जब हम ज़मीन पर हाथ आगे ले जाते हैं तो इसकी वजह से पैरेलल पोर्स बन जाता है और इसकी वजह से हमारे स्किन रगड़ जाते हैं और ये प्रेशर अल्सर को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि जब आप शीट ज़मीन पर रगड़ते हैं। शेयरिंग पोर्स कौन सा पोर्स होता है? इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द फ्रिक्शन एंड प्रेशर कॉमनली अकर ड्यू टू फॉलोअर पोजीशन। जब फॉलोअर पोजीशन, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस पोजीशन में क्या होता है कि फ्रिक्शन भी बन जाता है और प्रेशर भी बन जाता है। तो इन दोनों की वजह से शेयरिंग पोर्स बन जाता है जो अल्सर को काज करता है। तो
तो यहाँ पर हमने एक्सटर्नल प्रेशर को पढ़ा और सिंपल प्रेशर और शेयरिंग फोर्स को पढ़ा, जो कि टीयर करती है, ज़ख़म बनाती है ब्लड वेसल को, और जो स्किन के टॉप लेयर होते हैं उसको ज़ख्मी करते हैं, वोंड बनाते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम की शक्ल में बताया गया है कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है, जैसे कि मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर होते हैं, यानी कि बोनी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बोनी प्रोमिनेंस, यानी कि हड्डी और एक्सटर्नल पुश के दरमियान जो सॉफ्ट टिश्यू होता है तो उस पर प्रेशर लग जाता है, जिसकी वजह से कैपिलरी पर प्रेशर बन जाता है, कैपिलरी पर प्रेशर, कैपिलरी ब्लड वेसल पर, जिसकी वजह से वो सुकड़ जाते हैं और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन आगे सॉफ्ट टिश्यू तक नहीं पहुंच जाते, जिसकी वजह से वो नेक्रोसिस होना शुरू हो जाते हैं। मैं बार बार एक अल्फाज को बार बार इसलिए दोहराता हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि किस तरह प्रेशर अल्सर प्रोड्यूस होता है। हम कोलिजन एंड टेयरिंग ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल, क्या होता है कि स्मॉल ब्लड वेसल टेयर होते हैं, रप्चर होते हैं, और ये क्या करते हैं, रिड्यूस द टिश्यू परफ्यूजन, जो आगे जो पहुँच जाते हैं खुराक और ऑक्सीजन, तो उसमें क्या होता है, रिडक्शन आ जाती है, और इसमें की वजह से एस्चिमा नेक्रोसिस भी होती है। एस्चिमा नेक्रोसिस क्या होता है, एस्चिमा नेक्रोसिस क्या होता है, जब ऑक्सीजन या दूसरी न्यूट्रिशन सब टिश्यू को नहीं पहुंच जाती और इसकी वजह से प्रेशर सोर बन जाता है। एस्चिमा मीन जब ख़ास मकदार के न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन नहीं पहुंच जाती सॉफ्ट टिश्यू, इसकी वजह से नेक्रोसिस या प्रेशर सोर प्रोड्यूस होता है। रिस्क फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से प्रेशर अल्सर या डिक्यूबिटिक अल्सर या बेड सोर प्रोड्यूस होते हैं। इमोबिलिटीज़ और इनएडुकेट न्यूट्रिशन, बिल्कुल जब आप हरकत ही नहीं करते, एक ही जगह पर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आप बैठ जाते हैं एक जगह पर, या लेट जाते हैं, या आप मरीज़, जब कोई मरीज़ होता है घंटों घंटों महीने पड़ा रहता है किसी डिजीज़ की वजह से, या आप ख़ास किस्म की न्यूट्रिशन नहीं लेते, तो क्या होता है कि ब्लड वेसल सॉफ्ट टिश्यू को वो स्पेसिफिक ब्लड नहीं पहुंचाते, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचाता, ऑक्सीजन नहीं पहुंचाता, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर अल्सर प्रोड्यूस होता है। और इस टॉपिक में यही बात बताई दी गई है कि ज़्यादा टाइम के लिए जब इमोबाइल रहते हैं बॉडी तो फिर प्रेशर अल्सर प्रोड्यूस होता है। और इसके साथ साथ मेल न्यूट्रिशन जब लेते हैं, ख़ास किस्म का न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं जो स्पेसिफिक टिश्यू के लिए रिक्वायर होता है, और पूरे नरिश होते हैं आप, मतलब आप कमज़ोर खुराक लेते हैं या आप स्पाइसी फूड लेते हैं, बर्गर वगैरह लेते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, टिश्यू को ख़ास किस्म का न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इट काज़ वेट लॉस, इसकी वजह से वेट भी लॉस होता है, मसल एट्रोपी, मसल भी कमज़ोर होने पड़ जाते हैं, और लॉस ऑफ सबकटिनियस टिश्यू, आपका जो ऊपर स्किन का लेयर है वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू होता है, नेक्रोसिस का होना शुरू होता है, तो उसकी वजह से रिस्क फैक्टर है इसका प्रेशर अल्सर प्रोड्यूस होने में। तीसरा है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जब इनवॉलंटरी आपका यूरिन बाहर स्किन पर पड़ जाता है, स्किन पर बह जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें नाइट्रोजीनियस और पॉइजनस कंपाउंड्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका स्किन ख़राब हो जाता है, स्किन कमज़ोर हो जाता है, तो उसकी वजह से प्रेशर अल्सर भी प्रोड्यूस हो सकता है। द मॉइस्चर एसोसिएटेड विद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस दे बिलीव टू इंक्रीज द रिस्क फॉर द स्किन डैमेज ड्यू टू केमिकल इरिटेशन फ्रॉम द एमोनिया इन द यूरिन। बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूरिन में क्या होता है, एमोनिया होता है, टॉक्सिक मटेरियल होता है। डिक्रीज मेंटल स्टेटस, इंडिविजुअल विद अ रिड्यूस्ड लेवल ऑफ अवेयरनेस, जो अपने आप का ख्याल नहीं रखता, जैसे कि दोज हु आर अनकॉन्शियस, यानी कि जो बेहोश पड़े होते हैं अस्पताल में, हेवनली सेडेटेड, या कोई नशा वगैरह नशे की शक्ल हालात में होते हैं, और हैव डेमेंशिया, या बार बार बात भूल जाता है, और रिस्क फॉर द प्रेशर अल्सर बिकॉज दे आर लेस एबल टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू पेन विद प्रोलॉन्ग प्रेशर। इन सारे वर्ड्स का मतलब यही होता है कि आपका अवेयरनेस है, जो आपके जो पेन को या इरिटेशन को, स्किन इरिटेशन को जब आप इग्नोर करते हैं तो इसकी वजह से प्रेशर अल्सर प्रोड्यूस होता है। ये भी एक रिस्क फैक्टर है। डिमिनिश सेंसेशन, यानी कि सेंसेशन का ना होना, जैसे कि बीमारी में, पैरालिसिस बीमारी में, स्ट्रोक में, या अदर न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में क्या होता है कि लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। आपके बॉडी का जो स्पेसिफिक स्किन पार्ट है वो महसूस ही नहीं करता, सेंस ही नहीं करता कि क्या
कि क्या इंजरी होने वाली है हीट की वजह से। जब आपको ज़्यादा हीट ही महसूस नहीं होता, कोल्ड महसूस नहीं होता, और आपको ज़ख़म के जो सर्कुलेशन है और उसको आप महसूस ही नहीं करते, आपको ज़ख़म लग चुकी है आप महसूस ही नहीं करते, तो ये भी रिस्क फैक्टर है कि आपको महसूस नहीं होता, आपका स्किन महसूस ही नहीं करता कि प्रेशर बाहर से लग रहा है। अगला हमारा रिस्क फैक्टर है एडवांस एज। बिल्कुल, जब उम्र बढ़ती जाती है तो इसकी वजह से स्किन में भी तब्दीलियाँ आना शुरू होती है, जैसे कि जब आप यंग वाले एज के स्किन उठाने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत सख्त होता है, क्योंकि वहाँ पर टिश्यू फैट्स वगैरह सारे नॉर्मल होते हैं। लेकिन जब बूढ़े शख्स का आप करते हैं तो स्किन ऊपर आ जाता है, क्योंकि इसमें स्किन इंटीग्रिटी, स्किन का थोड़ा पतला होना शुरू हो जाता है। दिस चेंजेस इंक्लूड इन द फॉलोइंग, और इसमें कौन-कौन से चेंजेस आते हैं। नंबर 1, जनरलाइज़ थिनिंग ऑफ द एपिडर्मिस। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें स्किन का एपिडर्मिस जो लेयर होता है, ऊपर वाला लेयर, वो थिन कमज़ोर होता जाता है। डिक्रीज़ स्ट्रेंथ, इसका जो स्ट्रेंथ पावर होता है वो भी डिक्रीज़ होता जाता है। इलास्टिसिटी तो बिल्कुल स्किन की बहुत कम हो जाती है, क्योंकि चेंजेस इन द कोलेजन फाइबर ऑफ द डर्मिस। हमारे डर्मिस स्किन में क्या होता है, कोलेजन फाइबर, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी हमारी स्किन में होती है इसकी वजह से। और ये कोलेजन फाइबर हमारे एल्वेलाई में भी होता है, एल्वेलाई लंग्स में होते हैं, जो क्या करते हैं, इलास्टिसिटी, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये कोलेजन फाइबर क्या करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। चलो, ये तो बात थी एल्वेलाई की। यहाँ पर स्किन की बात करते हैं कि इसमें इलास्टिसिटी पैदा करते हैं कौन से फाइबर, कोलेजन फाइबर। तीसरा पॉइंट है इंक्रीज ड्राइनेस ड्यू टू द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द ऑयल प्रोड्यूस बाय सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड क्या करते हैं, ऑयली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से स्किन का ड्राइनेस नहीं होता हमारे स्किन का, और इसकी वजह से स्किन ऑयली होता है। लेकिन जब आपकी उम्र बहुत बढ़ जाती है तो ये ऑयली स्किन ख़त्म होता जाता है, ऑयल प्रोड्यूस होना कम हो जाती है, तो ये ड्राई होता है स्किन और कमज़ोर पड़ जाता है। डिमिनिश द पेन परसेप्शन ड्यू टू reduction in the number of the continuous end organ responsible for the sensation of the pressure and light touch। बूढ़े एज वाले लोगों में भी क्या होता है कि जो ऑर्गन है उनके जो एंड में हमारे स्किन में जो सेंसेशन न्यूरॉन है वो क्या होते हैं, बहुत ही कम होते रहते हैं, और सेंसेशन का, उसका जो सेंसेशन होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो सेंसेशन जो प्रेशर होता है वो कम महसूस करते हैं, सेंसेट करते हैं, जिसकी वजह से जब कोई भी प्रेशर स्किन पर पड़ जाता है या ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है स्किन पर, हमें पता ही नहीं चल जाता, यानी कि बूढ़े शख्स को पता ही नहीं चल जाता, और वो स्किन डैमेज होना शुरू हो जाता है। डिमिनिश्ड वेनस एंड द आर्टरी फ्लो ड्यू टू द एजिंग वास्कुलर वॉल। जैसे कि एजिंग, जब एज बढ़ती जाती है तो वास्कुलर वॉल भी सिकुड़ते जाते हैं, जिसकी वजह से आर्टरी फ्लो और वेनस फ्लो क्या होते हैं, कम पड़ जाता है, और इसकी वजह से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन आगे सॉफ्ट टिश्यू तक पहुंच ही नहीं जाते, जिसकी वजह से स्किन और टिश्यू का नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। क्रोनिकल मेडिकल कंडीशन, इस तरह क्रोनिकल मेडिकल कंडीशन डिजीज़ होते हैं जो बहुत सालों महीनों तक रहते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर अल्सर भी प्रोड्यूस होता है, और रिस्क फैक्टर भी यही रिस्क फैक्टर भी होता है प्रेशर अल्सर को प्रोड्यूस होने में, और प्रेशर अल्सर ठीक भी ज़्यादातर जल्दी नहीं होता। तो कौन कौन सी बीमारी डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। फॉर द स्किन ब्रेकडाउन, इसमें डिजीज़ में क्या होता है कि स्किन का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, और हीलिंग, जब कोई प्रेशर अल्सर प्रोड्यूस होते हैं तो वो हील भी बहुत स्लो, इसका हीलिंग जो हीलिंग प्रोसेस होता है बहुत कम स्लो होता है। दिस कंडीशन कंप्रोमाइज ऑक्सीजन डिलीवर टू ऑक्सीजन बाय पुअर परफ्यूजन एंड दस काज पुअर एंड डिले हीलिंग एंड इंक्रीज रिस्क फॉर द प्रेशर सोर। जैसे कि मैंने बार बार आपको बताया कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच जाता और न्यूट्रिशन नहीं पहुँच जाता, तो इसकी वजह से क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू का जो नेक्रोसिस है वो शुरू हो जाता है, और स्किन का डैमेज होना शुरू हो जाता है, और प्रेशर अल्सर प्रोड्यूस होता है। हमारा लास्ट वन है अदर फैक्टर, जिसमें सारे और भी फैक्टर आ सकते हैं, जैसे कि पुअर लिफ्टिंग एंड ट्रांसप्लांट टेक्निक,
यानी कि आप इस तरह कोई सामान वगैरह गलत तरीके से उठाते हैं या आप दूसरी ट्रांसमिट टेक्निक करते हैं और इनकरेक्ट पोजीशन में आप कोई पोजीशन को बदल ही नहीं रखते और गलत एक ही पोजीशन पर बैठे लेटे हुए हैं और हार्ड सपोर्ट सरफेस या कोई हार्ड सरफेस पर आप अमूमन बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं और इन करेक्ट एप्लीकेशन प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस और आप प्रेशर जो एक्सटर्नल जो स्किन पर प्रेशर लगाते हैं आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इस सारे अदर फैक्टर में ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं रेक्स में जो प्रेशर अल्सर को प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी हम कॉमन साइड को प्रेशर अल्सर को पढ़ने वाले हैं। कॉमन साइड को किस किस की वजह से मोस्ट कॉमन साइड है जिसकी वजह से प्रेशर अल्सर प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि एज ए नर्स आपको चाहिए कि आप पेशेंट को बताएं कि आपने सुपाइन पोजीशन में, ये सुपाइन पोजीशन है, ये इस जब कोई भी डिजीज़ के साथ आया हो तो आपको चाहिए कि आप उसको मोबाइल करें। मतलब कि आप उसको उनको कहे कि आपको कोई दूसरा शख्स उठाए और आपको एक जगह पर पड़े ना रहने दें। जैसे कि बैक ऑफ द हेड होता है, शोल्डर, एल्बो, बटक्स, हिल, तो ये जब एक ही जगह पर ज़्यादातर लेटा रहता है एक पेशेंट तो इसकी वजह से प्रेशर अल्सर प्रोड्यूस होता है। और इसके साथ साथ ईयर, शोल्डर, एल्बो, हिप, थाई, लेग, हिल, तो ये भी पॉइंट्स है जिसकी वजह से अल्सर प्रोड्यूस हो सकता है। और एल्बो, रिब केज, थाई, नीज, टोइज, ये इस तरह के साइड है जो बोन के साथ रिलेटेड है। यानी कि हमने जो बार बार बोनी प्रोमिनेंस हमने पढ़ा पिछली स्लाइड में, ये क्या करता है, एक तरफ से बोन्स प्रोमिनेंस होता है का अगला हिस्सा निकला हुआ होता है और दूसरा ज़मीन या बेड का हार्ड हिस्सा होता है जिसकी वजह से प्रेशर अल्सर प्रोड्यूस होता है। और स्पेशल पर्सन में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एरिया प्रेशर अल्सर को प्रोड्यूस कर सकता है। Stages of the pressure ulcer. Based on the observable depth of the tissue damage, there are 4 stages of the ulcer. 4 स्टेजेस है प्रेशर अल्सर के। वो कौन कौन से हैं, वो डिपेंड करता है कि टिश्यू कितना डैमेज हो चुका है। तो इसलिए एक ज़ख़म को प्रेशर अल्सर को डिवाइड किया गया है 4 स्टेजेस में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। इन 2007 2 न्यू स्टेजेस वर एडेड। 2007 में 2 और स्टेजेस इसमें 4 के अलावा ऐड किए गए। कौन कौन से, सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी एंड अनस्टेजेबल। तो ये दोनों भी साथ ऐड किए गए टिश्यू अल्सर में इन 4 के अलावा। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। स्टेज नंबर 1, प्रेशर अल्सर। स्किन इज इंटैक्ट एंड शोज अ नॉन ब्लेंचेबल। स्किन क्या होता है, पटा नहीं होता, यानी कि स्किन अपनी जगह पर रहता है। और शोज अ नॉन ब्लेंचेबल। नॉन ब्लेंचेबल मीन सफ़ेद और नीला जैसे स्किन नहीं रहता, बल्कि वो डिफरेंट हो जाता है। किस तरह हो जाता है, लोकोलाई रेडनेस और एरिथमा और अबोनी प्रोमिनेंस। वो क्या होता है, उस जगह पर जहाँ पर प्रेशर अल्सर है वो रेड होता है। रेडनेस को एरिथमा भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है, रेड होता है, नॉन ब्लेंचेबल रेड हो जाता है। तो ये स्किन जो बोन के ऊपर होता है तो उसको क्या कहते हैं, बोनी प्रोमिनेंट स्किन, और ये रेड होता है। रेडनेस रिमेन आफ्टर प्रेशर इज़ रिलीज्ड। जब आप प्रेशर रिलीज़ भी करें तो वो क्या होता है, रेड ही रहता है वो स्किन का पार्ट, क्योंकि स्टेज नंबर 1 प्रेशर अल्सर होता है। साइन एंड सिम्टम में इंक्लूड पेन, फैम, सॉफ्ट, वार्म और कूल कंपेयर टू एडजेसेंट टिश्यू। एपिडर्मस, वो जगह जहाँ पर प्रेशर हो चुका है वहाँ पर साइन और सिम्टम कौन कौन से होंगे, पेन भी हो सकता है, फर्म सॉलिड भी हो सकता है, सख्त, सॉफ्ट नरम भी हो सकता है, वार्म गर्म और कूल भी हो सकता है, कंपेयर जो एडजेसेंट टिश्यू दूसरे टिश्यू के साथ नॉर्मल टिश्यू से जब कंपेयर करें। और ये कहाँ पर होते हैं प्रेशर अल्सर, स्टेज नंबर 1 एपिडर्मस, जो हमारा ऊपर स्किन का लेयर होता है, इन्वॉल्व ओनली एपिडर्मल लेयर ऑफ द स्किन। इसमें क्या होता है कि ऊपर वाला जो लेयर है एपिडर्मल उसमें वो इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारा स्टेज नंबर 1 हुआ। स्टेज नंबर 2 को पढ़ते हैं। स्टेज नंबर 2 में क्या होता है, अ पार्शल थिकनेस स्किन लॉस। इसमें क्या होता है कि पार्शल स्किन थोड़ा सा लॉस हो जाता है। सरफेशियल ब्रेक इन दी एपिडर्मस और पार्शल थिकनेस लॉस ऑफ द डर्मस है। इसमें क्या कहते हैं, सुपरफिशियली ऊपर से एपिडर्मस में भी ब्रेक हो जाता है, तोड़ मरोड़ हो जाता है। और पार्शल थिकनेस लॉस ऑफ जो डर्मस है हमारा दूसरा लेयर, तो ये क्या होता है, ये भी लॉस हो सकता है और ज़ख़म आपको वाज़ेह दिखाई देता है। प्रेजेंट इज़ अ शाइनी
क्या होता है, शाइनी होता है। और ड्राई शेलो अल्सर विदाउट स्लग और ब्रश। स्लग और ब्रशिंग का क्या मतलब है, ज़ख़म और चोट, यानी कि इस तरह का नहीं होता कि बहुत ज़्यादा चोट और ज़ख़म होता है, लेकिन फिर भी शाइनी और ड्राई अल्सर होता है, ड्राई सा नज़र आता है। और क्या होता है, स्किन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अपनी जगह से क्या होता है, पड़ जाता है। इन दिस स्टेज द अल्सर में बी रेफर द ब्लेस्टर और एब्रेशन। इस स्टेज को हम ब्लेस्टर और एब्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि ब्लेस्टर ये ज़ख़म वाला होता है, जैसे कि ज़ख़म दिखाया जाता है, ब्लेस्टर किसे कहते हैं, ज़ख़म। और एब्रेशन, और ये पहला होता है, मतलब कि एक जगह पर एक पॉइंट पर नहीं होता, थोड़ा सा स्किन पर पहला होता है। तो ये स्टेज नंबर 2। आइए स्टेज नंबर 3 को पढ़ते हैं। स्टेज नंबर 3 में क्या होता है, skin break with deep tissue involvement down to the subcutaneous layer. Full thickness skin is tissue loss. Subcutaneous fat may be visible bone, but bone tendon muscle is not exposed. स्टेज नंबर 3, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि ये बहुत डीप टिश्यू इन्वॉल्वमेंट होते हैं, बहुत डीप। इसमें क्या होता है, अल्सर होता है, ज़ख़म होता है, और ये सबकटीनियस लेयर तक हो सकता है। और ये फुल थिकनेस स्किन टिश्यू लॉस है, टिश्यू लॉस होता है इसमें। स्टेज नंबर 3 में बहुत ही अहम है। और सबकटीनियस फैट में भी विजिबल, क्या होता है कि फैट जो स्किन के नीचे जो फैट होता है वो शायद विजिबल हो जाए, लेकिन एमसीक्यूज़ के लिए से इम्पोर्टेंट है, लेकिन बोन, टेंडन और मसल एक्सपोज नहीं होते। ये तीनों चीज़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन क्या होता है कि जो फैट है, जो सबकटीनियस फैट है, वो दिखाई दिया जा सकता है कि ये रप्चर और ब्रेक हो चुका है। और स्टेज नंबर 2 में क्या होता है, स्टेज नंबर 2 में सुपरफिशियल ब्रेकडाउन होता है, ऊपर से। और स्टेज नंबर 3 में बिल्कुल वाज़ेह तौर से आप देख सकते हैं कि ज़ख़म और नीचे जा चुका है और डैमेज किया हुआ है किसको, सॉफ्ट टिश्यू को, और फैट दिखाई देता है हमें। स्टेज नंबर 4, स्किन ब्रेक विद डीप टिश्यू इन्वॉल्वमेंट डाउन टू द बोन, टेंडन और मसल। बिल्कुल जैसे कि हमने स्टेज 3 में पढ़ा कि यहाँ पर ब्रेक डाउन तो होता है, लेकिन बोन, टेंडन, मसल एक्सपोज नहीं होते, यानी कि दिखाई नहीं देते। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, स्टेज नंबर 4 में, बोन, टेंडन, मसल सारे वाज़ेह तौर पर दिखाई दे सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही डीप ज़ख़म है, अल्सर है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं बोन्स, टेंडन, मसल। फुल थिकनेस टिश्यू लॉस, यहाँ पर भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लॉस होता है टिश्यू का विद एक्सपोज बोन, टेंडन और मसल। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से कि बोन, मसल, टेंडन किस में एक्सपोज होते हैं, स्टेज नंबर 4 में। स्लग और अल्सर में बी प्रेजेंट ऑन द सम पार्ट ऑफ द वोन बेड। स्लग और अल्सर किसे कहते हैं, मतलब कि उभरा हुआ ज़ख़म, जो पूरी तरह उभरा हुआ हो, वो वोन के ज़ख़म पर भी क्या हो सकता है, प्रेजेंट होता है। ऑफ्टन इंक्लूड अंडरमाइनिंग ट्यूनलिंग। इसमें क्या होता है, स्टेज नंबर 4 में कि अंडरमाइनिंग मतलब कि बहुत नीचे जा चुका होता है, टनल जैसे सुराख क्या होता है इसमें, स्टेज नंबर 4 में। स्टेज नंबर 3 एंड 4 आर कंसिडर्ड फुल थिकनेस वोन। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेज नंबर 3 और 4 ये फुल थिकनेस वॉन्ड है। इसमें क्या होता है, ज़ख़म होता है, कम्प्लीटली दिखाई देता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि 2007 में ये ऐड किया गया है। फुल थिकनेस टिश्यू लॉस इन विच द बेस ऑफ द अल्सर इज कन्वर्ट बाय स्लॉग, यानी येलो, ग्रे, ग्रीन और ब्राउन, और अस्कर ब्रेक ब्राउन और ब्लैक इन द वॉन्ड बेड। इसमें अनस्टेजेबल में क्या होता है, ये एक नाम दिया गया है। इसमें क्या होता है, टिश्यू, फुल थिकनेस टिश्यू का लॉस होता है, जो कवर होता है एक उभरे हुए गंदगी से, जैसे जो येलो, ग्रे, ग्रीन और ब्राउन की शक्ल में होते हैं। और अस्कर ये भी गंदगी जैसे होती है, ब्लैक और ब्राउन लिक्विड की शक्ल में उभरे हुए। एंड द वॉन्ट बेड दिस लग और अल्कर मस्ट बी रिमूव बिफोर द ट्रू स्टेज कैन बी डिटरमाइन। ये हमें पता नहीं चल सकता कि ये स्टेज नंबर 3 है या 4 है, और इसलिए हमें ये साफ करना होता है ताकि हमें स्टेज का पता चल सके कि कौन से स्टेजेबल में है। सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी या SDTI, जैसा कि नाम से ज़ाहिर होता है, ये सस्पेक्ट किया जाता है कि ये टिश्यू डीप इंजरी है। तो ये इट इज़ अ पर्पल और मरून लोकलाइज एरिया ऑफ द डिस्कोलराइज्ड इंडेक्स स्किन। ये पर्पल या मरून कलर के स्पेसिफिक एरिया पर होता है, पर्पल और मरून रंग का, और ये स्पेसिफिक एरिया पर होता है डिस्कोलराइज्ड इंडेक्स स्किन। स्किन क्या होता है, अपने कलर में नहीं होता और ये इंटैक्ट होता है, यानी कि स्किन का
कम्प्लीटली रप्चर नहीं होता, लेकिन फिर भी ये ज़ख़म वाला और चोट वाला होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डैमेज ऑफ द अंडरलाइनिंग सॉफ्ट टिश्यू। जो अंडरलाइनिंग ऊपर जो टिश्यू है वो तो डैमेज होता है, और इस सस्पेक्ट किया जाता है कि बहुत डीप नीचे गया हो, शायद गया हो, तो लेवल ऑफ द टिश्यू नेक्रोसिस इज सस्पेक्ट टू बी डीप। तो ये टिश्यू का जो नेक्रोसिस डेथ हुआ है, तो ये सस्पेक्ट किया जाता है कि ये बहुत ही डीप शायद होगा, तो ये सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी हो गई। ओके, रिस्क असेसमेंट। हमें किस तरह पता चलेगा कि ये रिस्क प्रेशर अल्सर है, या इसकी वजह से मतलब प्रेशर अल्सर प्रोड्यूस होता है? तो ये यहाँ पर 3 स्केल है, अभी इस स्केल को हमने समझना भी है, और ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इससे पता चल जाता है कि ये प्रेशर अल्सर प्रोड्यूस हो सकता है इस पेशेंट में या नहीं। तो आइए इस स्केल को पढ़ते हैं। सेवरल स्केल एग्जिस्ट टू असेस द पेशेंट रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट। इस तरह के बहुत से स्केल है जो हमें बताता है कि पेशेंट रिस्क है फॉर द प्रेशर अल्सर के, जिसमें नॉर्टन स्केल और ब्रैडन स्केल और वाटर लो स्केल इम्पॉर्टेंट है। बिसाइड दिस वी आल्सो यूज पुश 3.0 टूल फॉर द मॉनिटरिंग। हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3 स्केल पर तवज्जो देंगे। और अल्सर हीलिंग पुश मींस प्रेशर अल्सर स्केल फॉर हीलिंग। तो अभी हम 3 स्केल पर तवज्जो देने वाले हैं। द नॉर्टन स्केल, यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड पर फिज़िकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, एक्टिविटी, मोबिलिटी, इनकॉन्टिनेंस दिखाई देता है, और दूसरी तरफ गुड, फेयर, पुअर, वेरी बैड, अलर्ट, एपेथिक, कंफ्यूज, स्टपोरस, एम्बुलेंट, ये सारे टर्म दिए गए हैं। वॉक्स विद हेल्प, चेयरबॉर्न, बेड फास्ट, फुल, स्लाइडली इम्पेयर्ड, वेरी लिमिटेड, इमोबाइल, नॉन, ओकेजनल, यूजुअल, यूरिनरी एंड फेशियल। मतलब कि यहाँ पर एक टॉपिक का नाम दिया गया है, और यहाँ पर इसके पॉइंट्स है, नंबर है, और इसको जब यानी कि एक पेशेंट आया है एक ख़ास कंडीशन के साथ, फिज़िकल कंडीशन अच्छी है, तो मैं क्या देता हूँ, 4 का नंबर देता हूँ, और मेंटल कंडीशन इसकी ठीक नहीं है, कंफ्यूज है, 2 देता हूँ, और यहाँ पर मैं मोबिलिटी हरकत सारा पड़ा रहता है, तो इसको मैं बिल्कुल इमोबाइल करता हूँ, 1 देता हूँ। और इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इसको मैं क्या करता हूँ, यूजुअली यूरिनरी मतलब स्किन पर यूरिन गिरता है, तो 2 देता हूँ। अब मैं इसको सम अप करता हूँ। यहाँ पर हमने 4 + 2 प्लस प्लस यहाँ पर हमने कौन सा लिया था, एक्टिविटी, बेड फास्ट 1 दिया था, यानी 4, 2, 6 और 7, और यहाँ पर इमोबाइल 1, 8, और यहाँ पर यूरिनरी, यूजुअल यूरिनरी 8 को जब 2 प्लस करते हैं 8, 9, 10। अभी हम यहाँ पर 10 को देखते हैं, यानी कि ग्रेटर देन 18। अगर 18 से ऊपर हो तो ये लो रिस्क पर है, कोई रिस्क नहीं है प्रेशर अल्सर को प्रोड्यूस करने में। अगर 18 और 14 के दरमियान है तो ये मीडियम रिस्क के दरमियाना, और अगर 14 और 10 के दरमियान है तो ये हाई रिस्क है, और अगर लेसर देन 10 है तो ये वेरी हाई रिस्क है। तो मैंने क्या जब सम अप किया तो 10 से नीचे आया, तो ये वेरी हाई रिस्क पेशेंट है, इसको प्रेशर अल्सर बिल्कुल हो सकता है। इस तरह आप मुख्तलिफ़ किस्म के आप यहाँ पर पेशेंट आ सकते हैं, तो आप इसकी वैल्यू ले सकते हैं, और यहाँ पर आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए अभी हम इसको दूसरे स्केल को, ब्रैडन स्केल को लेते हैं। ब्रैडन स्केल ये भी नॉर्टन की तरह है, लेकिन इसमें क्या है कि टॉपिक चेंज किए गए। इसमें क्या होता है कि सेंसरी को फर्स्ट पे रखा गया है, यानी कि सेंसरी कोई सेंसेशंस का स्किन करता है या नहीं। यहाँ पर मैं नंबर दूंगा 2, बहुत कम। और मॉइस्चर स्किन कैसा है, अगर बहुत ज़्यादा उम्र का है तो मैं रेरी मॉइस्चर 4 नंबर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया, 2 और 4, 5, 6 हो गए। और एक्टिविटी में चेयर 5 देता हूँ, मतलब चेयर पर बैठा रहता है, 6, 7, 8। और यहाँ पर मैं कम्प्लीटली इमोबाइल, हरकत नहीं करता, 9, न्यूट्रिशन भी ठीक नहीं है, 10। और फ्रिक्शन और शेयर ज़्यादातर क्या करता है, फ्रिक्शन और शेयर के पोर्स में भी मतलब उस पर लग जाता है, तो इसमें मैं 2 देता हूँ। तो 10 मेरे ख्याल में 11, 12 हो गए। और जब मैं यहाँ पर 12 देखता हूँ, 16 और ले 16 हो और अगर लेस हो
तो यहाँ पर 16 से या 16 से ले सकते तो ये रिस्क पर है। तो बिल्कुल जो मैंने 12 का मेरा नंबर आया, आपका कोई भी आ सकता है। अगर आप पेशेंट की मतलब डायग्नोस करते असेस करते तो यहाँ पर मेरा 12 है, तो ये रिस्क फैक्टर इसमें प्रेशर अल्सर प्रोड्यूस हो सकता है। आगे हम बहुत ही कम स्लाइड रहते हैं ख़त्म होने में। तो ये वाटर लो स्केल हो गया। ये भी बिल्कुल हम वेट और साइज़ को देखते हैं, स्किन को देखते हैं, एज को देखते हैं, और स्पेशलिस्ट टिश्यू न्यूट्रिशन को देखते हैं, कंटिनेंस को देखते हैं, मोबिलिटी को, एपेटाइट को, न्यूरोलॉजिकल डिवीजन, सर्जरी को, मेडिकेशन को। ये सारे आप क्या करते हैं, पॉइंट्स देते हैं और फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पेशेंट प्रेशर अल्सर के रिस्क में है या नहीं है। तो आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट दे सकते हैं। स्कोरिंग और 10 पॉइंट एट रिस्क और 16 हाई रिस्क, 16 वेरी हाई रिस्क। तो ये वाटर लो क्या हुआ, प्रेशर अल्सर को आइडेंटिफाई करता है कि पेशेंट रिस्क में है या नहीं है। प्रेशर अल्सर मैनेजमेंट इंक्लूड प्रिवेंशन ट्रीटमेंट। या तो इसकी प्रिवेंशन की जाएगी, यानी कि प्रेशर अल्सर जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उसको प्रिवेंट करें, और या ट्रीटमेंट इलाज दिया जाए। तो आइए इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रिवेंशन में क्या क्या आता है, पोजीशन चेंजेस एंड रूल ऑफ 30 एक रूल है, और इसके अलावा स्किन इंस्पेक्शन, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल चेंजेस, प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस और फिर ट्रीटमेंट आता है। तो आइए इन 3-4 स्लाइड को पढ़ते हैं कि किस तरह प्रिवेंट किया जाए प्रेशर अल्सर को। पोजीशन चेंजेस, बिल्कुल जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी पेशेंट है या कोई भी ज़्यादा उम्र वाली शख्स है तो उसको बार बार पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। चेंज पोजीशन फ्रिक्वेंटली एंड कंस्टेंटली सोशल क्रूशल टू प्रिवेंटिंग बेड सोर। ये बहुत ही अहम है बेड सोर्स को प्रिवेंट करने के लिए आप उसकी पोजीशन करते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस इज शिफ्टिंग पोजीशन अबव एवरी 15 मिनट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हर 15 मिनट बाद आपने पोजीशन चेंज करना होता है पेशेंट का। दैट यू आर इन अ व्हील चेयर एंड एटलीस्ट वंस एवरी 2 आवर। तो आपने एक दफ़ा तो ज़रूर चेंज करना होता है या 2 दफ़ा घंटे में। इवन ड्यूरिंग नाइट, रात को अगर रात भी है तब भी आपने चेंज करना होता है। इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम इन बेड, जब कोई भी पेशेंट हो तो ज़्यादातर टाइम बेड में बिताता है। तो ये पोजीशन चेंजिंग में 2 इंपॉर्टेंट बातें आई कि पोजीशन चेंज वेरी इंपॉर्टेंट है 15 मिनट बाद या 1 या 2 मरतबा। तो आपको लाजमी कब चेंज करना पड़ता है, अगर शायद अगर रात को भी चेंज करना पड़े। तो ये पोजीशन चेंजेस में आ गया। रूल ऑफ 30, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये 30 डिग्री का एक रूल है। इसमें आप क्या करते हैं कि आप रिपोजिशनिंग बेड रेडन करते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 30। ये HOB क्या है, हेड ऑफ बेड, यानी कि आप जो बेड का जो हेड हो इसको आप एलिवेट करते हैं 30 डिग्री। प्लेस द बॉडी इन 30 डिग्री लिटरली इंक्लाइन पोजीशन। इंक्लाइन पोजीशन में आप क्या करते हैं, बॉडी को आप रखते हैं पेशेंट के, और हिप्स एंड शोल्डर 30 डिग्री फ्रॉम द सुपाइन। और सुपाइन पोजीशन में आप क्या करते हैं, सुबह 30 डिग्री में आप हिप्स एंड शोल्डर को भी 30 डिग्री पर रखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सपोर्ट विद पेलो और वेजेस, आप तकिया वगैरह भी रख सकते हैं इसको सपोर्ट करने के, ताकि 30 डिग्री पर बॉडी पहुंच जाए। तो आप इस पोजीशन में आप क्या करते हैं, बॉडी को रखते हैं ताकि प्रेशर अल्सर को बहुत बहुत कम ही रिस्क हो उसको प्रोड्यूस करने में। स्किन इंस्पेक्शन, यानी कि स्किन का आप जब इंस्पेक्शन करते हैं, आप देखते हैं डेली स्किन इंस्पेक्शन, आप डेली देखते हैं फॉर द प्रेशर अल्सर एंड स्किन केयर। आप प्रेशर अल्सर को प्रेशर अल्सर से बचने के लिए और स्किन को आप देखते हैं, आप एनालाइज करें। जब भी कोई थोड़ा सा भी ज़ख़म आपको लग जाए या ज़ख़म प्रोड्यूस हो जाए, ब्लेस्टर हो जाए, तो आप क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं स्किन को। तो ये प्रिवेंशन देने में बहुत मदद देती है। इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रिवेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हेल्थी डाइट इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन। जब आप अच्छा खुराक लेते हैं तो आपके बॉडी में प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, अच्छे प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन, और फिर वो स्किन को मजबूत रखते हैं। अगर आप नहीं लेते
न्यूट्रिशन और एडिक्वेट हाइड्रेशन टू मेंटेन द स्किन इंटीग्रिटी। और आपको न्यूट्रिशन भी लेने होते हैं प्रोटीन के लिए, और आपको हर बॉडी भी हाइड्रेटेड रखनी है, पानी ज़्यादा पीना होता है। तो इसकी वजह से स्किन इंटीग्रिटी, जो स्किन का जो मॉइस्चर वो है वो बरकरार रहती है, मॉइस्ट रहती है। बिकॉज इन एजुकेट द इंटेक ऑफ द कैलोरीज, प्रोटीन, विटामिन, आयरन, एबिलिटी बी रिस्पेक्टेड फॉर द प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट। तो आपको ये सारे विटामिन, प्रोटीन वगैरह लेने पड़ते हैं ताकि आपकी स्किन नरिश रहे और मज़बूत रहे, और केराटिन उसको अच्छी तरीके से बरकरार रखे। अगला प्रिवेंशन है लाइफस्टाइल चेंजेस। आपको लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लानी होगी, जैसे कि क्वाइटिंग स्मोकिंग नहीं करनी, एक्सरसाइज डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करना होता है आपने, ताकि सर्कुलेशन बरकरार रहे। और प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस जैसे वो डिवाइसेस जो प्रेशर को रिलीव करते हैं, जैसे कि एयर मेट्रिक्स आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ऐसे मेट्रिक्स जिसमें हवा भरी होती है, और वाटर मेट्रिक्स जिसमें पानी भरा होता है। So prevention focus on the local pressure reduction, skin care, improving general condition। इसमें क्या होता है कि लोकल प्रेशर रिलीव होता है, कम होता है, स्किन केयर भी सही तरीके से होते हैं, और जनरल कंडीशन भी इम्प्रूव होता है। तो ये प्रिवेंशन देने में बहुत मदद देती है। ट्रीटमेंट ऑफ द प्रेशर अल्सर, क्या इलाज है इसका, ट्रीटमेंट क्या है इसका प्रेशर अल्सर का। नंबर 1, चेंजिंग पोजीशन ऑफ्टन। ये ट्रीटमेंट में आता है, जैसे कि हमने प्रिवेंशन में पढ़ा कि आपने पोजीशन बार बार चेंज करना होता है आफ्टर 15 मिनट, और 1 आवर में तो आपने 1 या 2 मरतबा ज़रूर करना होता है। यूजिंग सपोर्ट सरफेस, आपने सरफेस को सपोर्ट का इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैंने एयर मैट्रिक्स और वाटर मैट्रिक्स का आपको बताया, और जैसे कि डायग्राम में आपने देखा। और क्लीनिंग, आपने सफाई का बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि ताकि स्किन आपकी महफूज रहे। कंट्रोलिंग इनकॉन्टिनेंस, आपने यूरिन को और पीसेस को भी कंट्रोल में रखना होता है। अगर कोई डिजीज़ है तो आपको मेडिसिन लेनी होती है, ताकि यूरिन में, क्योंकि चूँकि नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो इसकी वजह से क्या होता है, अमोनिया स्किन पर पड़ जाता है, तो स्किन कमज़ोर होता है। रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू, जब भी कोई डैमेज टिश्यू होता है, ज़ख़म होता है, ऐसे हम रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू को हम डिब्रेडिमेंट भी कहते हैं। तो आप क्या करते हैं, डिब्रेडिमेंट आप करते हैं ताकि आप डैमेज टिश्यू रिमूव करें, और ड्रेसिंग करते हैं, सफाई करते हैं, इसकी वजह से और टिश्यू डैमेज नहीं होते। ओरल एंटीबायोटिक्स भी लेते हैं, ताकि एंटीबायोटिक स्किन को और टिश्यू को जल्दी से रिपेयर कर सके। हेल्दी डाइट, तो वैसे आपने अभी आपने पढ़ा न्यूट्रिशन को, कैसे प्रोटीन और विटामिन ज़रूरी होते हैं, ताकि स्किन को केराटिन प्रोटीन माय हो जाए और स्किन बरकरार रहे। सर्जिकल रिपेयर, सर्जिकल अगर स्किन बहुत ही ज़्यादा पड़ चुकी है, तो आप स्किन को और ज़ख़म को आप सर्जिकल भी रिपेयर कर सकते हैं। रूल ऑफ द नर्स इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द बेड सोर, आप एज अ नर्स क्या कर सकते हैं प्रेशर अल्सर को मैनेजमेंट के बारे में। आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रेशर अल्सर या तो इम्प्रूव हो जाए, या तो रिस्पेक्टर आप कम कर दे। तो नर्स मस्ट कंटिन्यूसली असेस द क्लाइंट हु इज रिस्क फॉर द प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट। आपको चाहिए कि एज अ नर्स कि आप पेशेंट को अपनी नज़र में रखें, कि रिस्पेक्टर को आप कम कर दे, आप पोजीशन चेंज में मदद दे, और आप उसे एजुकेट कर सके पेशेंट को। तो ये बहुत ज़रूरी है। एसेस द क्लाइंट फॉर द कौन कौन चीज़ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं एज ए नर्स आप। द प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर द बेड सोर डेवलपमेंट, आप क्या कर सकते हैं उस फैक्टर को जो बेड सोर्स हो या प्रेशर अल्सर को डेवलप करते हैं, आप उसको चेंज करें। आप उसको क्या करें, आप उसको प्रेडिस्पोज करें, आप तब्दील कर दें, और ताकि दोबारा ना हो जाए। स्किन कंडीशन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, आपने स्किन को चेक करना होता है, ज़ख़म को दिन में 2 बार या आफ्टर कुछ घंटे। इंस्पेक्ट ईच प्रेशर साइड, आपको वोंड वाली ज़ख़म वाली साइड को बार बार चेक करना पड़ता है, ताकि और टिश्यू को डैमेज ना करे। पल्पेट द स्किन फॉर इंक्रीज वार्म, आपको टेम्परेचर भी उस साइड का चेक करना पड़ता है, ताकि आपको पता चल सके नर्स के पेशेंट की टेम्परेचर, उस साइड की टेम्परेचर क्या है, कौन से हालत में है। इंस्पेक्ट फॉर द ड्राई स्किन,
आया स्किन तो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ है, या मॉइस्ट स्किन कितना मॉइस्ट है, या ब्रेक्स इन द स्किन, कोई ज़्यादा ब्रेक तो और नहीं आ रहा है, तो आपको एज अ नर्स पेशेंट को ये चेक करना होता है। एवेलुएट द लेवल ऑफ द मोबिलिटी, आप जितना भी आप कर सकते हैं आप उसको मोबाइल रखें। मोबाइल मींस आप उसको हरकत देने में मदद दें ताकि वो एक्सरसाइज और दूसरे तरीके कर सके, ताकि उसकी बॉडी मोबाइल हो जाए और प्रेशर असर ट्रीटेबल हो जाए। और इसके अलावा एवेलुएट द सर्कुलेटरी स्टेटस, कोई स्वेलिंग तो नहीं हुई हो, एडिमा मीन्स स्वेलिंग, या फिर पल्स आप चेक करते हैं, यानी कि आप चेक करते हैं कि स्किन की क्या हालत है, एडिमा स्वेलिंग वगैरह या पल्सेस वगैरह उसकी वजह की कौन सी है। प्री पल्सेस यानी कि पाँव और हाथों और मुख्तलिफ बॉडी पार्ट की आप पल्स चेक करते हैं तो इसको प्री पल्स कहते हैं। एसेस द न्यूरोवास्कुलर स्टेटस, आप न्यूरोवास्कुलर स्टेटस को भी चेक करते हैं कि न्यूरॉन न्यूरोवास्कुलर उसके किस तरह है, न्यूरोलॉजिकली वो किस तरह है, क्या उसके सेंसेस बॉडी सेंसेशन करती है या नहीं करती, डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ द इनकॉन्टिनेंस। आप वो यूरिन को भी चेक करें, ऐसा हो कि ना हो कि वो स्किन पर पड़ती हो। एवलुएट द न्यूट्रिशन स्टेटस, हाइड्रेशन स्टेटस, आप न्यूट्रिशन को भी मद्देनज़र रखते हैं और न्यूट्रिशन को भी और वाटर हाइड्रेशन को भी। नोट द प्रेजेंट हेल्थ प्रॉब्लम, और कौन कौन सी प्रॉब्लम है, ताकि पता चल सके कि स्किन और ज़्यादा नेक्रोसिस ना करें। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग किस तरह इंटरवेंट करता है, यानी कि डिज़ीज़ प्रेशर अल्सर को डिज़ीज़ के को और फैलने में मदाखलत करते हैं या उसको रोकने में मदद देते हैं। पेशेंट विद डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन, अगर पेशेंट सेंसरी परसेप्शन में मतलब कमज़ोर हो, उसका जो स्किन है बॉडी है वो सही तरीके से सेंसिट नहीं करे, तो फिर आप क्या करते हैं, असेस द प्रेशर पॉइंट्स। आप क्या करते हैं कि जैसे कि हमने स्किल को पढ़ा, आप प्रेशर पॉइंट्स को आप असेस करें फॉर द बेट्स ऑफ डेवलपमेंट, ताकि पता चल सके कि इस तरह ना हो कि और बेट्स और डेवलपमेंट हो जाए। प्रोवाइड द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस, आप सरफेस का भी ख्याल रखें, क्योंकि अगर एक जगह पर एक शख्स पड़ा है तो इसकी वजह से वो स्किन सेंसेशन ही नहीं करता, तो उसकी वजह से वो स्किन ख़राब होना या वॉन्ड ज़ख़म का फैलना शुरू होता है। पेशेंट विद इनकॉन्टिनेंस, एसेस द नीड फॉर इनकॉन्टिनेंस मैनेजमेंट, अगर इस तरह हो कि पेशेंट विद इनकॉन्टिनेंस हो, यानी कि इनवॉलंटरी यूरिन उसके स्किन पर पड़ जाए, तो आप क्या करते हैं, आप उसको भी कंट्रोल करते हैं। फॉलोइंग ईच इनकॉन्टिनेंस एपिसोड क्लीन द एरिया एंड ड्राई थ्रोली, आपको जल्दी से साफ करना होता है और उस एरिया को, ताकि स्किन की जल्दी से वो टॉक्सिसिटी निकल जाए। प्रोटेक्ट द स्किन विद मॉइस्चर बेयर ऑइंटमेंट, आप क्या करते हैं कि स्किन को अगर ड्राई हो तो उसको मॉइस्चराइज करते हैं विद ऑइंटमेंट या मेडिकेशन। इंटरवेंशन टू अवॉइड द फ्रिक्शन एंड शेयर, किस तरह हम फ्रिक्शन एंड शेयर को भी अवॉइड कर सकते हैं इज़ अ नर्स। रिपोजिशन पेशेंट यूजिंग ड्राई शीट एंड लिफ्टिंग ऑफ सरफेस, आपको क्या होता है करना पड़ता है कि आप पोजीशन को चेंज करते हैं बार बार, और उस सरफेस को भी जो जिस पर लेटा हुआ है। अवॉइड द ड्रैगिंग द पेशेंट इन अ बेड, अगर बेड पर पेशेंट पड़ा है तो आपको उसको खींचना नहीं है। ड्रैगिंग मीन खींचना। यूज़ प्रॉपर पोजीशन टेक्निक, आपको पोजीशन टेक्निक जैसे कि 30 डिग्री हमने पढ़ा, आपने वो इस्तेमाल करना है। यूज़ कंपोनेंट डिवाइस अप्रोप्रिएटली, आपने वो डिवाइस इस्तेमाल करनी है जैसे कि एयर मैट्रिक्स एंड वाटर मैट्रिक्स, जो पेशेंट को और तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करे। पेशेंट विद डिक्रीज एक्टिविटी और मोबिलिटी, अगर पेशेंट इमोबाइल हो तो आप क्या करते हैं, एस्टेब्लिश इंडिविजुअल टर्निंग शेड्यूल, आप क्या करते हैं इंडिविजुअली, आप क्या करते हैं उसकी शेड्यूल बनाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, और मोबाइल करते हैं। चेंज पोजीशन एटलीस्ट वंस इन 2 आवर, आप क्या करते हैं, फिर पोजीशन की बात है कि आपने वन या 2 बार आपने घंटे में चेंज करना होता है। एंड मोर फ्रिक्वेंटली फॉर द हाई रिस्क इंडिविजुअल, अगर कोई चांसेस हो हाई रिस्क के तो आपने बार बार पोजीशन चेंज करनी पड़ती है।
क्लाइंट विद पुअर न्यूट्रिशन, अगर पुअर न्यूट्रिशन क्लाइंट लेता हो तो फिर क्या करना होता है एज अ नर्स आपको? प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड इनटेक, आपने क्या करना होता है न्यूट्रिशन और फ्लूइड पर ज़्यादा तवज्जो देना होता है, उसको आप प्रोवाइड करें। असिस्ट विद इनटेक इज़ अ नेसेसरी, ये बहुत ही नेसेसरी है और न्यूट्रिशन और फ्लूइड को लेना। कंसल्ट द डाइटिशियन फॉर न्यूट्रिशनल एवोल्यूशन, आप कंसल्ट करें, आप तरतीब से उन न्यूट्रिशन को आप तरतीब दें ताकि पेशेंट जल्दी से न्यूट्रिशन के न्यूट्रिशन बैलेंस न्यूट्रिशन पर आ जाए। एवोलुएट द अल्सर प्रोग्रेस एवरी 4 to 6 डे, अगर प्रेशर अल्सर ठीक होता है इसका ये मतलब नहीं कि आपने छोड़ना, 4 to 6 डे आपने दोबारा से अपने उस पर तवज्जो देना होता है। एसेट द फिजिशियन और सर्जन इन द डिब्रेडिमेंट, आपने क्या करना होता है कि फिजिशियन और सर्जन को असेस करना होता है, यानी कि सर्जन और फिजिशियन की हेल्प से आपने ज़ख़म को साफ़ करना होता है ताकि टिश्यू को और डैमेज ना कर सके। एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली रिगार्डिंग द रिस्क फैक्टर एंड प्रिवेंशन ऑफ द बेड सोर, आपको पेशेंट और फैमिली दोनों को एजुकेट करना होता है कि आपको ये चीज़ें करनी होती है और ये चीज़ को आपने तवज्जो देना होता है, इन चीज़ों पर आपने इन चीज़ों को प्रिवेंट करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपने फैमिली और पेशेंट को बताना होता है। तो ये था हमारा आखिरी स्लाइड। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई और लंबी भी होनी चाहिए क्योंकि सारे स्लाइड हमने पढ़े और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है और इसके मैं एमसीक्यूज़ भी कराऊँगा इंशाल्लाह। अगर कोई भी टॉपिक का मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दूँगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी। अल्लाह हाफ़िज़।